हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है संस्कृत की दुनिया में। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग भाषा के बारे में जानते हैं, सीटेट में कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, गद्य से कितना आता है, पद्य से कितना आता है। और हम लोग देखते हैं कि हाँ, भाषा शिक्षण से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोगों ने बात की थी पिछले लेक्चर में, आपको वीडियो पढ़े मिल जाएगी आपके चैनल पे संस्कृत की दुनिया में, आप लोग जाके देखोगे मिल जाएगी। उसमें हम लोगों ने बात की कि हाँ, भाषा के कितने पहलू होते हैं, कितने टाइप की भाषा होती है। तो उसमें हम लोगों ने बात की मूल भाषा की, और क्या बात की, तो प्रादेशिक भाषा की बात की, मातृभाषा की बात की, राष्ट्रीय भाषा की बात की, अंतर्राष्ट्रीय भाषा की बात की, और सांस्कृतिक भाषा की बात भी हम लोगों ने की। भाषा के दो रूप हम लोगों ने जाने थे, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। ये आपका चैप्टर हुआ था। उसके बाद अब हम लोग आते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, भाषा का परिवार। इससे आपका सीटेट में क्वेश्चन बनता है। किससे बनता है? तो भाषा का परिवार से आपका सीटेट में क्वेश्चन बनता है। तो बिल्कुल ध्यान से पढ़िए और देख लीजिए। और जितने लोग भी हैं आपके पास, जितने लोगों को सीटेट में क्वालिफाई करना है, 90 नंबर से ज़्यादा लाना है, और संस्कृत उनको समझ में नहीं आ रही है, तो आप इस चैनल को शेयर कर दीजिए उनके पास, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। हम लोग चलते हैं अपने चैप्टर पे, भाषा परिवार। तो जब आप भाषा के परिवार पे जाइएगा तो आप देखिएगा कि भाषा परिवार कितने परिवारों में विभक्त है? 4 परिवारों में विभक्त है। भाषा का परिवार 4 परिवारों में विभक्त है। ये पूछेगा कि कितने परिवारों में विभक्त है, तो आप बताओगे कि 4 परिवारों में विभक्त है। पहले भी हम लोगों की बात हो चुकी थी इस बारे में कि संस्कृत में जो क्वेश्चन आएंगे वो संस्कृत लैंग्वेज में होंगे, संस्कृत की भाषा में होंगे, लेकिन क्वेश्चन आपके हिंदी के पेडागोजी से ही होगा। क्यों? क्योंकि हिंदी भी एक भाषा है और संस्कृत भी एक भाषा है, इंग्लिश भी एक भाषा है। तो पेडागोजी नहीं चेंज होगी, आपको भाषा कैसे पढ़ाना है बच्चों को, ये नहीं चेंज होने वाला है। बस इतना है कि जो क्वेश्चन पूछेगा वो संस्कृत भाषा में पूछेगा। तो यही चीज आपसे संस्कृत भाषा में पूछेगा कि भाषा परिवार कितने परिवारों में विभक्त है। तो आप कितने परिवारों में बताओगे? 4। कितने में? 4। और तो संस्कृत में 4 को क्या कहते हैं? तो चतस्त्रः भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चतस्त्रः कहते हैं। और क्या कहते हैं? तो चत्वारी कहते हैं। ठीक है। और क्या कहते हैं? तो चतुः भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चतुः भी कहते हैं। तो ये ऑप्शन में आपको मिल जाएगा चतस्त्रः, चत्वारी या चतुः। भाषा परिवार कितने परिवारों में विभक्त है? कितने परिवार है? तो चतस्त्रः, चत्वारी या चतुः ऑप्शन आपको मिलेगा, वो आपको टिक करके आना होगा। कौन कौन सा है? तो देख लीजिए, भारोपीय परिवार है, द्रविड़ परिवार है आपका, ऑस्ट्रो एशियाई परिवार है, और तिब्बत वर्मी परिवार है। भारोपीय परिवार की जब हम बात करते हैं तो भारोपीय परिवार का मतलब है भारत और यूरोपीय। ठीक है, भारत और यूरोपीय वो भाषाएं, वो हम लोगों की भाषाएं जो भारत और यूरोपियों के संपर्क में आने से विकसित हुई है, वो सारी की सारी जो लैंग्वेज है वो हम लोगों की भारोपीय परिवार में विभक्त की गई है, भारोपीय परिवार में गई है। दूसरा है आपका द्रविड़ परिवार। द्रविड़ परिवार आप लोग जान रहे हैं कि भारत के जो दक्षिण का हिस्सा है, आपका तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, जो दक्षिण वाला हिस्सा है, वो वहां पे जो भाषाएं हैं वो कौन कौन सी भाषाएं आपकी? तो तमिल है, कन्नड़ है, तेलुगु है और मलयालम है। 4 भाषाएं आपसे पूछेगा, कौन कौन सी हैं वो जो द्रविड़ परिवार में आती हैं। तो आप बोलना कि तमिल आती है, तेलुगु आती है, कन्नड़ आती है और मलयालम आती है। कौन सी आती है? मलयालम। ये 4 भाषाएं आप लोग ध्यान रखना। भाषा के पोर्शन से अगर क्वेश्चन पूछता है कि द्रविड़ परिवार में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, तो आप बताओगे तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषा आती है। कितनी भाषाएं हैं अच्छा अपने पास? तो आपको पता होगा कि 8वीं अनुसूची में, कितनी अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में के अंतर्गत 22 भाषाएं, कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। तो जो 22 भाषाएं हैं अपने पास, उसमें से 4 भाषाएं जो हैं वो द्रविड़ परिवार में आती हैं, कन्नड़, तेलुगु, तमिल और मलयालम। और बाकी जो 18 भाषाएं हैं, जो 18 भाषाएं हैं, 18 भाषा जो है आपकी, जिसमें आपकी हिंदी और संस्कृत भी इंक्लूड है, हिंदी और संस्कृत भी इंक्लूड है, वो किस में आ जाती है आपकी? वो भारोपीय परिवार में आ जाती है, भारत और यूरोपीय परिवार में आ जाती है। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि हिंदी और संस्कृत किस परिवार के अंतर्गत आती है, तो आप बताओगे भारोपीय परिवार के अंतर्गत आती है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम किस परिवार के अंतर्गत आता है, तो आप बताओगे कि द्रविड़ परिवार के अंतर्गत आता है। भाषा परिवार कितने परिवारों में विभक्त है?
है तो 4 परिवारों में विभक्त है, भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रो एशियाई और तिब्बत वर्मी परिवार। तो ऑस्ट्रो एशिया क्या है? ऑस्ट्रेलिया और एशिया, ठीक है। और तिब्बत वर्मी परिवार क्या है? जो आपका तिब्बत वाला भाग है और वर्मा वाला भाग है। तो इनसे आपका कोई क्वेश्चन नहीं बनता, क्योंकि 22 भाषाओं में से कोई भी ऐसी भाषा नहीं है जो ऑस्ट्रो एशियाई या तिब्बत वर्मी परिवार में आती है। सिर्फ 2 आपको ध्यान रखना है, एक द्रविड़ परिवार का ध्यान रखना है और एक भारोपीय परिवार का ध्यान रखना है। भारत और यूरोपीय में हिंदी, संस्कृत सहित 18 भाषाएं आती हैं और द्रविड़ परिवार में आपकी 4 भाषाएं तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम आती है। इतनी बात क्लियर है सबको? अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए वीडियो को, और जहां जहां आपको शेयर करना है उसको शेयर कर दीजिए। जिसको भी सीटेट में प्रॉब्लम हो रही हो, हम लोग सीरीज चला रहे हैं और इसमें हम लोग पूरी की पूरी भाषा की पेडागोजी को समाप्त करेंगे और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा, संस्कृत से रिलेटेड और हिंदी से भी रिलेटेड। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बड़ा एक साथ रिमूव कर देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसकी पीडीएफ आपको अगर चाहिए होगी तो आपको मिल जाएगी। कहाँ से मिल जाएगी? तो आप ये जो व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है 7007856147, इस पे जब आप हाई लिखकर मैसेज करोगे तो आपको वहां पे ये पीडीएफ जो है, जो बनी हुई है, ये आपको आसानी से मिल जाएगी, ठीक है। ठीक है, हम लोग ऊपर चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए अगला जो है हम लोगों का क्या है? संस्कृत शिक्षण के उद्देश्य। इससे भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। संस्कृत शिक्षण के उद्देश्य क्या क्या है? तो इसके बारे में कहा गया है, क्या कहा गया है? उद्देश्यम सह बिंदु अस्ति अभीष्टम वा अस्ति यस्य दिशायाम कार्यम क्रियते अथवा, ये आपका ये गलत है, ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। यस्य दिशायाम कार्यम क्रियते, फिर क्या कहा गया है? उद्देश्यम तद व्यवस्थितम परिवर्तनम अस्ति यत क्रियायाम प्राप्यते अथवा यदर्थम वयम क्रिया कुर्मः। मतलब इसका क्या है कि उद्देश्य वह बिंदु है। उद्देश्यम सह बिंदु अस्ति, ये विसर्ग का रहा हुआ है, ठीक है। जब आप लोग व्याकरण पढ़ोगे तो समझ जाओगे, ये विसर्ग का रेफ में परिवर्तन हुआ है। उद्देश्यम सह बिंदु अस्ति, उद्देश्यम वह बिंदु है, अभीष्टम व अस्ति यस्य दिशायाम कार्यम क्रियते, कि उद्देश्य को वह बिंदु बताया गया है जिसके दिशा में कार्य किया जाता है, जिसको प्राप्त करने के लिए कार्य किया जाता है। ये आपका उद्देश्य है, ये आपका क्या है? उद्देश्य है। और ये वह बिंदु है जिसके प्रति कार्य किया जाता है, जिसको प्राप्त करने के लिए। देखिए आगे लिखा हुआ है, उद्देश्यम तद व्यवस्थितम परिवर्तनम अस्ति यत क्रियायाम प्राप्यते, कि क्रिया के द्वारा जो व्यवस्थित परिवर्तन प्राप्त किया जाता है उसको हम लोग उद्देश्य कहते हैं। और क्या कहते हैं? यदर्थम वयम क्रियाम कुर्मः, या उद्देश्य वह बिंदु है जिसके लिए हम लोग क्रिया करते हैं। तो 3 चीजें इसमें उद्देश्य के बारे में बताई गई हैं। और इस पे आगे क्वेश्चन भी आपका बनता है कि उद्देश्य क्या है, आपका शिक्षण का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो बिना उद्देश्य के अगर आप पढ़ाने जाओगे किसी भी क्लास में तो आपको जो पढ़ाने का तरीका होगा वो बिल्कुल ही अलग चला जाएगा। कभी आप इधर पढ़ाओगे, कभी आप उधर पढ़ाओगे। कोई एक निश्चित उद्देश्य लेकर क्लास में जाना चाहिए, ठीक है। तो वही इसमें उद्देश्य बताया गया है कि वह बिंदु है, उद्देश्यम सा बिंदु अस्ति अभीष्टम वास्ति यस्य दिशायाम कार्यम क्रियते, कि जिसकी दिशा में कार्य किया जाता है, जिसको प्राप्त करने के लिए कार्य किया जाता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? आपका जो व्यवस्थित परिवर्तन होता है क्रिया के बाद, उसको क्या कहते हैं हम लोग? उद्देश्य कहते हैं। या जिसके लिए हम लोग क्रिया करते हैं उसको हम लोग उद्देश्य कहते हैं। ये आपका जो शिक्षा परिषद है उसके द्वारा ये डिफिनेशन उद्देश्य की दी गई थी। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, संस्कृत शिक्षण के उद्देश्य। अच्छा आप बात समझिए, सीटेट का जब आप पेपर देने जाओगे तो जब आपको ऑप्शन मिलेंगे तो उसमें देखिए ऐसा होता है कि या तो आपको 3 ऑप्शन सही मिलेंगे, 1 ऑप्शन गलत मिलेगा और आपसे पूछेगा कि ये गलत वाला ऑप्शन कौन सा है, ठीक है। संस्कृत में ऐसा होगा, या तो आपसे 3 ऑप्शन गलत दे देगा और 1 ऑप्शन सही दे देगा कि सही वाला ऑप्शन कौन सा है।
बिल्कुल करेक्ट है, ऐसा ही होता है। तो आप बात समझिए, जो जो संस्कृत शिक्षण के उद्देश्य अब हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको, जो भी आपको दिखेगा, जो भी आप पढ़ोगे अभी, उन संस्कृत शिक्षण के उद्देश्यों को बिल्कुल ही आत्मसात कर लेना, क्योंकि अगर वो ऑप्शन में रहेगा तो वो उद्देश्य है और वो पॉजिटिव पॉइंट है। क्या है वो? पॉजिटिव पॉइंट है कि अगर आपसे कहता है कि संस्कृत भाषा शिक्षण में लय, आरोह, अवरोह का ध्यान रखना चाहिए, ये शिक्षण का एक कार्य है, ये शिक्षण का एक उद्देश्य है, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि शिक्षण उद्देश्य में हम लोगों ने ये पॉइंट पढ़ा था। तो शिक्षण के उद्देश्य पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। संस्कृत शिक्षण के उद्देश्य क्या क्या है, आइए हम लोग देखते हैं संस्कृत शिक्षण के उद्देश्य। और जब आप ये देख लोगे तो आप लोगों के क्वेश्चन जो है संस्कृत शिक्षण उद्देश्य से कोई छूटेगा नहीं, क्योंकि सारे के सारे उद्देश्य इसमें शामिल कर लिए गए हैं कि संस्कृत शिक्षण के क्या क्या उद्देश्य होते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही हो संस्कृत में, वो लोग आप लोग कमेंट कर सकते हो कि हाँ सर ये वाला चैप्टर में ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, ये वाला चैप्टर पढ़ा दीजिए, तो उसके ऊपर हम लोग एक वीडियो बना करके वो हम लोग आपको पढ़ा देंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने देखिए इस जो पीडीएफ है इसमें माध्यमिक स्तर के शिक्षण उद्देश्य नहीं लिए, सिर्फ प्रारंभिक स्तर के शिक्षण उद्देश्य लिए कि हमारे हिसाब से आप लोग जो है वो प्राइमरी का सीटेट जो है आप लोग देने जा रहे हो, ये प्राइमरी के लिए वीडियो है। तो प्रारंभिक स्तर के शिक्षण उद्देश्य हम लोगों ने लिए हैं। तो पहला उद्देश्य क्या है संस्कृत शिक्षण का, संस्कृत भाषा शिक्षण का पहला उद्देश्य क्या है कि संस्कृत के सरल गद्यांश पद्यांश को शुद्ध स्पष्ट रूप से पढ़ने की क्षमता विकसित करना। ठीक है, कि जब आप बालक को पढ़ाने जा रहे हो संस्कृत, जब आप निचली कक्षा में पढ़ाने जा रहे हो, तो आपका एक ये उद्देश्य होना चाहिए कि बालक जो गद्य है, जो पद्य है, उसको वो पढ़ सके, और वो बिल्कुल सरल होना चाहिए। जैसे आपने कई सारी कहानियां जो है वो संस्कृत में सुनी होंगी, जैसे कौवे वाली कहानी है वो भी संस्कृत में है, काका करके है। ठीक है, तो संस्कृत के सरल गद्यांश पद्यांश को शुद्ध स्पष्ट रूप से पढ़ने की क्षमता विकसित करना। गद्य का अंश हो चाहे पद्य का अंश हो, बालक को पढ़ना आना चाहिए। ये आपके एक शिक्षण का उद्देश्य हो सकता है जब आप कक्षा में शिक्षण करने जा रहे हो पर्टिकुलर चीज। ठीक है, और क्या है, तो पाठ्य सामग्री के भाव अनुसार, किसके अनुसार? भाव अनुसार शुद्ध उच्चारण का अभ्यास करना। पाठ्य सामग्री के भावानुसार, ये बात आप समझिए। संस्कृत में अगर आपने भाव नहीं पकड़ा, ठीक है, भावना नहीं पकड़ी, कहना क्या चाह रहा है, जैसे आप इसमें देखोगे दुर्गा सप्तशती में लिखा है, देवी त्वम भक्त सुलभे सर्व कार्य विधायिनी कलौ हि कार्यम सिद्ध्यर्थम उपायम ब्रूहि यत्नतः, कि हे देवी, देवी तुम भक्त सुलभे, देवी आप भक्त को सुलभ करने वाला एक ऐसी विद्या बताइए, एक ऐसे प्रार्थना बताइए जो कम समय में वो करके भी अच्छा फल प्राप्त कर ले। तो जैसे आप पढ़ रहे हो देवी तुम भक्त सुलभे सर्व कार्य विधायिनी, अगर आपने इसमें भाव नहीं डाला, संस्कृत में अगर आपने भाव को नहीं पकड़ा कि कहना क्या चाह रहा है, तो आप उसका मीनिंग अर्थ नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो आपको भाव के अनुसार शुद्ध उच्चारण करना। शुद्ध उच्चारण बहुत ही जरूरी है, लेकिन तब हो पाएगा जब आप संस्कृत व्याकरण का ज्ञान जानते हो। लेकिन ये आपको संस्कृत के शिक्षण उद्देश्य में शुद्ध उच्चारण का ध्यान रखना है, और ये आपको ऑप्शन में जरूर मिलेगा। ठीक है, कि शिक्षिका को शुद्ध उच्चारण भावानुसार कराना चाहिए, तो हाँ बिल्कुल कराना चाहिए, क्योंकि ये संस्कृत शिक्षण का एक उद्देश्य है। और क्या है, तो सरल संस्कृत श्लोकों का सुंदर आकर्षक शैली में लय पूर्वक वाचन। लय पूर्वक वाचन क्या है आपका? जब लय पूर्वक वाचन की बात आती है, तो अभी जैसे हमने बताया कि आपको लय में एक सिंगिंग लैंग्वेज है, ठीक है, ये एक सिंगिंग लैंग्वेज है, आपको गा गा के पढ़ाना चाहिए। जब आप पढ़ाओगे गा गा के, खुद वाचन करोगे लय पूर्वक, तो विद्यार्थी भी आपका लय पूर्वक वाचन करना सीखेगा। तो संस्कृत जब हम लोग पढ़ते हैं तो थोड़ा सा आरोह अवरोह का ध्यान देते हैं, उतार चढ़ाव का ध्यान देते हैं, ये नहीं कि एक ही लाइन में उसको कहते चले गए, पढ़ते चले गए। तो ये भी एक आपका उद्देश्य है प्रारंभिक स्तर का, कि सरल संस्कृत श्लोकों का सुंदर आकर्षक शैली में लय पूर्वक वाचन
का अभ्यास करवाइए। जब आप कक्षा में जाइए तो बच्चों से खड़ा करवा करके खुद भी लय पूर्वक वाचन कीजिए और बच्चों से भी लय पूर्वक वाचन कराइए। ये भी आपका ऑप्शन में आएगा, ये भी आपका ऑप्शन में रहेगा। ध्यान दीजिएगा, जितने भी पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं सब आपके ऑप्शन में रहेंगे। आगे देखते हैं, आगे क्या है, देखिए क्या क्या लिखा हुआ है इसमें। लिखा हुआ है आपका कि सरल संस्कृत शब्दों का, ठीक है, उच्चारित लिखित सरल वाक्यों के अर्थ ग्रहण की क्षमता विकसित करना। ये सब ऑप्शन में आपको मिलेगा। ये सारे संस्कृत शिक्षण के उद्देश्य है। जब आप करने जाते हो तो ये सब आपके संस्कृत शिक्षण के उद्देश्य है। क्या कि उच्चारित लिखित सरल वाक्यों, 1 सेकेंड इसको सही कर ले, इसको सही कर ले, ठीक है ठीक है। क्या है, उच्चारित लिखित सरल वाक्यों के अर्थ ग्रहण की क्षमता को विकसित करना। अर्थ ग्रहण की क्षमता जब तक विकसित नहीं होगी, अच्छा भाषा जो होती है उसमें आपको शब्द का अर्थ पता, तो हर एक शब्द का अर्थ नहीं पता चलेगा, लेकिन आपको उसके भाव के अनुसार पकड़ना है, आपको उसके वाक्य के अनुसार पकड़ना है कि अच्छा ये वाक्य इस वाक्य में लिखा हुआ है तो इसका क्या अर्थ हो सकता है। तो वही है कि सरल वाक्यों के अर्थ ग्रहण की क्षमता विकसित करना। ये भी आपका प्रारंभिक शिक्षण उद्देश्य है इसका, तो संस्कृत का। और क्या है, संस्कृत में मातृभाषा में तथा मातृभाषा से संस्कृत में अनुवाद करने की क्षमता विकसित करना। जो अनुवाद है, सह किम करोति, ठीक है, तौ कौ, इसका मतलब क्या है, सा तौ ते क्या है, ऐसा ऐसाम एतो एते क्या है, ठीक है, ये सब पूरा आपको उसको समझाना पड़ेगा। अहम माम मया मह्यम मत मम मई, ये सब क्या है। तो जब मातृभाषा संस्कृत से मातृभाषा में, जो उसकी मातृभाषा है, और मातृभाषा से संस्कृत में अनुवाद करने की जो क्षमता है वो कैसे आएगी, तो आपके व्याकरण से आएगी। जब आप व्याकरण का पोर्शन उसको थोड़ा सा क्लियर करोगे, उसको बताओगे कि हाँ अहम का अर्थ क्या होता है, त्वम का अर्थ क्या होता है, सह तौ ते का अर्थ क्या होता है, आवाम का अर्थ क्या होता है, युवाम का अर्थ क्या होता है, विभक्ति क्या होता है, कारक चिन्ह क्या होते हैं। जब आप ये व्याकरण का पोर्शन बच्चों को पढ़ाओगे कक्षा शिक्षण में, तो उसको ये बात क्लियर होगी और तब यही जाकर वो मातृभाषा से संस्कृत में और संस्कृत से मातृभाषा में अनुवाद कर पाएगा। लेकिन अभी सीटेट के लिए क्या है, तो सीटेट के लिए आपको इस पॉइंट को ध्यान में रखना है कि आपका ये जो है, ये संस्कृत से मातृभाषा में और मातृभाषा से संस्कृत में अनुवाद करने की क्षमता जो है, ये संस्कृत शिक्षण उद्देश्य के अंतर्गत आता है, ठीक है। और क्या है पॉइंट आपका, तो संधि है, कारक है, शब्द रूप धातु रूप का ज्ञान प्रदान करना। प्रारंभिक स्तर पे ही आपको संधि, कारक, शब्द रूप और धातु रूप का ज्ञान प्रदान करोगे तो इससे क्या होगा, संधि से क्या होगा, तो बालक जो है वो शब्दों को तोड़ना सीख जाएगा। जैसे ऊपर लिखा था ना बिंदु अस्ति, क्या लिखा था, बिंदु अस्ति, बिंदु रस्ती लिखा था आप लोगों के सामने, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, बिंदु अस्ति, बिंदु धन अस्ति, क्या बन जाएगा आपका, बिंदु रस्ती बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, तो विसर्ग का परिवर्तन जो है वो हलंतित रा में हो जाएगा और रा के आगे क्या लग जाएगा, अस्ति लग जाएगा, तो वो रस्ती बन जाएगा। और इधर क्या आपका बचा है, तो बिंदु बचा है, क्या बचा है, बिंदु रस्ती, क्या बन जाएगा, रा में आ लग के रा कंप्लीट हो जाएगा, हलंत हट जाएगा रा का, इधर आ जाएगा आपका बिंदु और इधर आ जाएगा आपका स्ती, तो क्या बन जाएगा, बिंदु रस्ती। तो ये बात कैसे बालक को पता चल जाएगी, उसको तो बिंदु रस्ती बिल्कुल नया शब्द लगेगा ना, आपको भी तो नया ही लगता है ना जब आप संस्कृत पढ़ते हो कि ये क्या लिखा हुआ है। तो जब तक आप संधि, कारक, क्या लिखा है, संधि, कारक, शब्द रूप और धातु रूप का ज्ञान आपको नहीं होगा, तब तक आप संस्कृत पढ़ने में आपको कठिनाई होगी ही होगी, ठीक है। तो आपका ये भी एक शिक्षण उद्देश्य है कि संधि, कारक, शब्द रूप, धातु रूपों का ज्ञान प्रदान करना, ये संस्कृत शिक्षण का उद्देश्य है। ये सब पॉइंटों को नोट करते जाइए, और अगर आप नोट नहीं कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर दो और आपको ये मिल जाएगा, ठीक। ये पीडीएफ जब आपको चाहिए होगी तो आप ये व्हाट्सएप नंबर जो लिखा है यहाँ पे 7007856147, इस पर जब आप मैसेज करोगे तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। आपको अगर आप नोट डाउन नहीं कर रहे हो, अगर नोट डाउन कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो पीडीएफ की लिंक या तो हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे क्या है, 7वां पॉइंट क्या है, छात्रों को अनुलेख और श्रुतलेख का अभ्यास कराना। क्या कराना, अनुलेख और श्रुतलेख का अभ्यास कराना छात्रों को। देखिए अनुलेख पीछे पीछे लिखना, ठीक है, आप लिख रहे हो उसके बाद
बालक लिख रहा है। ये क्या हो गया? अनुलेख हो गया। अनु का मतलब पीछे, लेख का मतलब लिखना, और श्रुत लेख, श्रुत लेख का मतलब आप बोल रहे हो और बालक सुन के लिख रहा है। ये दोनों भी संस्कृत शिक्षण के उद्देश्य है, अनुलेख और श्रुतलेख का लेखन अभ्यास कराना। ये देखिए यहाँ पे भी देखिए संधि हुई है। कौन सी संधि हुई है? दीर्घ संधि हुई है। कौन सी? दीर्घ संधि। तो जब तक आप संधि नहीं पढ़ोगे तब तक थोड़ा सा पढ़ने में आपको कठिनाई होगी। लेखनाभ्यास लिखा है क्या? ये लेखन और अभ्यास है। वैसे ही बालक को भी आपको संधि कारक, विभक्ति, धातु रूप, शब्द रूप का ज्ञान करवाना पड़ेगा और आपको उसको बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। ठीक है। और क्या है आपका? तो संस्कृत के गद्य खंडों तथा श्लोकों का अर्थ जानने की योग्यता, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। नवीन संस्कृत शब्दों का संचयन करना, जो नए नए जो शब्द आते हैं, जैसे बिडाला है, पर्यंका है, काका है, ये सब भी आपके संस्कृत शिक्षण का उद्देश्य है कि आप नवीन संस्कृत शब्दों का संचयन करवाएंगे। और क्या है? संस्कृत के प्रति छात्र में रुचि विकसित करना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जरूर से जरूर पूछता है। क्यों? क्योंकि अगर आप कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, भाषा पढ़ा रहे हो, संस्कृत जैसी भाषा पढ़ा रहे हो और बच्चों का अगर उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो बच्चा जो है, रुचि नहीं विकसित हो पा रही है, तो बच्चा जो है उसको सीखने की कोशिश नहीं करेगा। और क्या है आपका? तो छोटे छोटे वाक्यों में वार्तालाप की योग्यता विकसित करना, ये भी आपका एक शिक्षण उद्देश्य है कि सह किम करोति। ठीक है। आप पूछो, एक दूसरे से वार्तालाप करो, वार्तालाप करवाओ बच्चों से आपस में। संस्कृत की कक्षा में कोशिश करो कि छोटे छोटे वाक्य संस्कृत के बच्चे जो है वो बोले। तो संस्कृत छोटे छोटे वाक्यों में वार्तालाप की योग्यता विकसित करना, और क्या है? तो संस्कृत के प्रति छात्रों में रुचि विकसित करना, ये आपके शिक्षण उद्देश्य है। तो हम लोग अब जो है, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी आप में, उसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करेंगे। जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करेंगे। और मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि जितना भी सीटेट की जानकारी है संस्कृत की, शिक्षण उद्देश्य की, हिंदी की भी, वो आपको इसी चैनल पे मिलेगी। तब हम लोग आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़िए, क्योंकि आपका पेपर जो है वो जून में हो जाएगा। तो आप लोग के पास समय कम है और हम लोग भी कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी आपको सारी चीजें प्रोवाइड करा दे। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगी तो दिए गए नंबर पे मैसेज कर लीजिएगा 7007856147। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।